हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम टोटल देख लेते हैं चैप्टर कितने हैं और सेक्शन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो इसमें जो चैप्टर है प्रकाम्य लिखित अधिनियम में, ये सबसे पहले एक्ट देखेंगे कौन सा है। 1881 है, 1881 का अधिनियम है और 1881 का अधिनियम संख्यांक है 26। ठीक है, कि 1881 का जो एक्ट नंबर है वो है 26 और ये इनेक्ट कब हुआ है? 9 दिसंबर 1881 में ये इनेक्ट हुआ है, अधिनियमित हुआ है। ओके, और इसे लागू कब से किया गया है? इन्फोर्स में कब आया? 1 मार्च 1882 में ये इन्फोर्स में आया, परिवर्तन में आया। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि छोटे एग्जाम, जब छोटा कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका एक्ट नंबर पूछ लेता है, ठीक है, या फिर ये पूछ लेता है कि टोटल सेक्शन कितने हैं या टोटल चैप्टर कितने हैं, तो या फिर वो इनेक्ट कब हुआ था या उसकी इन्फोर्समेंट की डेट क्या थी। तो ये सारी बातें याद रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 1881 में इनेक्ट हुआ है और 1 मार्च 1882 में ये परिवर्तन में लाया गया। ओके, तो ये हो गया हमारा 26 एक्ट नंबर है। चैप्टर कितने हैं? चैप्टर है टोटल 17 और सेक्शन है 148। सबने ही सुना है डिसोनर वाला डिसोनर ऑफ चेक वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 17 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉर्मली सभी ने वो पढ़ा हुआ होगा कि जब चेक डिसोनर हो जाता है तो क्या करते हैं भाई, कोर्ट में केस ले आते हैं कि क्या हुआ, ये चेक रिजेक्ट हो गया है, बाउंस हो गया है ना। तो वो जो चेक बाउंस वाला जो केसेस आते हैं वो एनआई एक्ट में ही आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि प्रकाम्य लिखित अधिनियम या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और इनेक्ट हुआ था 9 दिसंबर 1881 में और इन्फोर्स में आया 1 मार्च 1882 में। अब फिर है कि इसका विस्तार कहां पर है, तो ये पूरे भारत में ही लागू होता है भाई, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो है कि वचन पत्रों, प्रोमिसरी नोट, विनिमय पत्र, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक से रिलेटेड विधि को, लॉ को परिभाषित करना। ठीक है, कि क्या करेंगे भाई, डिफाइन करेंगे प्रोमिसरी नोट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को और चेक्स को। ठीक है, और ये सिर्फ कहां से आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये कॉमन लॉ पर आधारित है। ठीक है, ये हमारे हो गए इंपोर्टेंट जितनी भी बातें थी इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डेफिनेशन का मैं आपके लिए एक अलग लेक्चर बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके लिए डेफिनेशन और मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी सेक्शन है उन्हें मैं एक लेक्चर में डिफाइन कर दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाम्य लिखित अधिनियम 1881 प्रवर्त हुआ। ठीक है, कि कब इनफोर्स में आया? तो मैंने आपको अभी बताया कि 1 मार्च 1882 में क्या आया भाई, ये इनफोर्स में आ गया था। इसके बाद है कि प्रकाम्य लिखित अधिनियम का उद्देश्य क्या है, तो मैंने अभी वो भी आपको बता दिया था कि वचन पत्रों मतलब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक से रिलेटेड विधि को, लॉ को परिभाषित करना इसका ऑब्जेक्ट है। तो हमारा आंसर होगा ए। फिर कहता है प्रकाम्य लिखित के अच्छे उदाहरण हैं। तो प्रकाम्य लिखित या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्रोमिसरी नोट आते हैं, चेक आते हैं और विनिमय पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज आते हैं। तो उपयुक्त सभी आते हैं, है ना। आंसर हो गया डी। फिर कहता है कि बैंकर से संबंधित नहीं है। बैंकर से कौन संबंधित नहीं है? पहला कह रहा है कि बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऑब्वियसली तो वो तो बैंकर ही होगा ना। फिर कहता है डाकघर, बचत बैंक, जब बचत की बात कर रहा है, बैंक की बात कर रहा है तो भाई वो भी कौन है? बैंकर है। फिर कहता है राष्ट्रीयकृत बैंक भी है लेकिन सरकारी कोषागार क्या नहीं होगा? सरकारी कोषागार बैंकर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकर के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? क्या करता है? वह जनता से धन स्वीकार करता है, सही बात है। वह जनता को ऋण देता है, ये भी बात सही है। कि वह इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है, देख लेते हैं कि हाँ भाई उद्देश्य उसका लाभ अर्जित करना ही है। फिर कहता है वह जनता को निस्वार्थ सेवा करता है, ऐसा नहीं है वो लाभ अर्जित करने के लिए क्या करता है? सेवा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बैंकर के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है? अभी हमने देखा डाकघर भी आता है, बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला व्यक्ति भी आता है, तो उपयुक्त दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक संदाय के लिए किसके समक्ष उपस्थित क्या जाना चाहिए? किसके पास जाना चाहिए? रचयिता के पास, ऊपरवाल के समक्ष, प्रतिग्रहिता के समक्ष, उपयुक्त सभी के समक्ष। तो ऑल ऑफ द अबव है भाई। क्या होना चाहिए? उसे रचयिता भी होना चाहिए,
ठीक है, ऊपरवाल होना चाहिए जिससे वो कह रहा है कि भाई तुम्हें क्या पैसा देना है। ठीक है, एक प्रतिग्रहीता रिसीवर भी होना चाहिए, तो उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर है वचन पत्र या विनिमय पत्र की परिपक्वता उस तारीख को होती है, किस तारीख को होती है, जिस दिन से वह जिसको एक वह शोध्य हो जाता है उस दिन से हो जाती है, ना कि जिस दिन वह लिखा जाता है उस दिन को नहीं होती। जिस दिन वह हस्तांतरित परिदत्त किया जाता है उस दिन से नहीं होती। जिस दिन वह परिदत्त किया जाता है उस दिन से नहीं होती। किस दिन से होती है, जिस दिन वह शोध्य हो जाता है। इसके बाद है मैं कै या उसके आदेशानुसार 500 रुपए संदत करने का वचन देता हूं। ये क्या है, ये है एक भाई प्रोमिजी नोट है, क्या है, वचन पत्र है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं कै या उसके आदेशानुसार, या तो कै कह दे या फिर वो आदेश दे दे कि भाई किसी और को पैसा देना है, तो उसके कहने पर क्या दे देगा, 500 रुपए दे देगा, तो वो क्या हुआ, एक प्रोमिजी नोट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र पर ब्याज दे होगा, किस पर होगा, बैंक दर पर नहीं होता, बाजार दर पर नहीं होता, प्रथागत दर पर नहीं होता। किस पर होता है कि जब पक्षकारों के बीच अव्यक्त रूप से उन्होंने करार कर लिया है, एक एग्रीमेंट कर लिया है भाई कि प्रोमिसी नोट कि भाई अगर तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो इतने % ब्याज पर क्या करेंगे, मैं आपको पैसे पे करूंगा। या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसने कह दिया कि इतने % पे मेरे को पैसा आपको पे करना है, चाहे वो 3% हो 6% हो। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगी कि जिस पर उन्होंने एग्रीमेंट क्या होगा, अव्यक्त रूप से उन्होंने निर्धारित किया होगा, तो वो बिल में वो पे करना होगा ब्याज। ठीक है, इसके बाद है किसी वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक की रचना या उससे उसका प्रतिग्रहीता या प्रस्तांकन कब पूरा हो जाता है। कहता है केवल अवास्तविक परिधान पर, केवल आणविक परिधान पर, या केवल लिखित परिधान पर। तो ये होता है वास्तविक या आणविक परिधान के द्वारा। आंसर है हमारा डी। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने हैं क्वेश्चन, 10 ही हुए, 11 हुए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहता है कि जिक्रीवाल को परिभाषित किया गया है, जिक्रीवाल को कब कहां पर डिफाइन किया गया है, जिक्रीवाल को किया गया है सेक्शन 7 में। ठीक है, सेक्शन 7 में किसको किया गया है, जिक्रीवाल को किया गया है। सेक्शन 4 में बताया गया है वचन पत्र प्रोमिसी नोट कौन से होंगे। सेक्शन 5 में बताया गया है बिल ऑफ एक्सचेंज कौन से होंगे। और इसके बाद में जो सेक्शन 6 है उसमें बताया गया है चेक के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जो सेक्शन 7 है उसमें बताया गया है कि भाई लेखीवाल कौन है, ऊपरवाल कौन है और जिक्रीवाल कौन है। इन तीनों को डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 में। ठीक है, लेखीवाल, ऊपरवाल, लेखीवाल जो लिखने वाला है, ऊपरवाल जिसे पैसे देने के लिए बोला गया है, और जिक्रीवाल जब किसी थर्ड पर्सन का वहां पर नाम इंक्लूड कर दिया गया हो तो वो कौन होता है, वो जिक्रीवाल होता है। ठीक है, कहां पर है, सेक्शन 7 में है। कहता विनिमय पत्र या चेक का रचयिता क्या होता है, तो रचने वाला कौन होगा, लेखीवाल होगा, है ना। और जिसे पे के लिए बोल रहे हैं वो कौन है, वो ऊपरवाल है। और अगर थर्ड पर्सन को इंक्लूड कर लिया गया है तो वो जिक्रीवाल है भाई। सेक्शन 7 में इन तीनों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो विनिमय पत्र या चेक का रचयिता क्या कहलाता है, लेखीवाल कहलाता है। इसके बाद है विनिमय पत्र या चेक में संशय करने के लिए तद्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति, कि भाई जिसको बोला गया है कि आप पैसे पे करोगे, तो मैंने आपको अभी बताया वो कौन है, वो ऊपरवाल है। ठीक है, कौन है, ऊपरवाल है। फिर है जब विनिमय पत्र में ऊपरवाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिया गया हो तब ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, वो कहलाता है जिक्रीवाल। फिर वह विनिमय पत्र में कौन सा व्यक्ति पक्षकार नहीं होता, लेखीवाल भी होता है, ऊपरवाल भी होता है, पाने वाला भी होता है, किसी साक्षी की विटनेस की कोई नीड नहीं होती है। क्वेश्चन है कि ऐसा विनिमय पत्र जो विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसकी मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त है, वो क्या होगा, क्या होता है, वो चेक होता है। कि ऐसा विनिमय पत्र जो किसके द्वारा लिखा गया है, विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया और जिसकी मांग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है, वो क्या होता है, चेक होता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय पत्र नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट भी विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत आता है। ठीक है, बाद की दिनांक का चेक भी आता है, लेकिन शेयर बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकार में लिखित अधिनियम चेक है। चेक क्या होता है, तो चेक भाई, चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र भी माना जाता है। ठीक है, फिर चेक में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, विकृत चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंब भी है, टाइप किया हुआ चेक भी है, छठित चेक भी है, इलेक्ट्रॉनिक रूप, सॉरी मिस्टेक हो गई इसमें, क्या क्या है चेक में सम्मिलित, विकृत चेक का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिंब भी है, इलेक्ट्रॉनिक रूप का चेक भी है, छठित चेक भी है, लेकिन टाइप किया हुआ चेक नहीं इंक्लूड होता है।
क्वेश्चन है कि प्रकाम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत जिगरीवाल है। जिगरीवाल कौन है? जिगरीवाल का भी आपने पढ़ा कि जबकि विनिमय पत्र में या उस पर के किसी पृष्ठांकन में ऊपरवाल के अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम दिया गया हो जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेनगी के लिए वो माना जाएगा। किसी थर्ड पर्सन का नाम इंक्लूड कर दिया ऊपरवाल के अतिरिक्त तो वो क्या होगा? वो जिगरीवाल होगा। ओके। फिर है खाली चेक विधि की दृष्टि में चेक नहीं है। ये किस मामले में कहा गया था? तो ये कहा गया था हमारे हनुमंत आर नायक बनाम अजीत हरमालकर AIR 2009 NOC 397 बॉम्बे में। कौन से केस में कहा गया? हनुमंत आर नायक के केस में कहा गया है कि जो खाली चेक है वो विधि की दृष्टि में चेक नहीं है। फिर कहता है प्रतिफल का संचय पर प्रकाम्य लिखित पर कब्जा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें ऑप्शन पूरे नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर में है उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।